Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर के स्वयं की खोज एक्सप्लोरिंग द सेल्फ के बारे में पढ़ा था कि हम स्वयं को किस प्रकार पहचान सकते हैं, हम हमारा निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आज का अपना विषय है स्वयं की क्षमता, एबिलिटी द सेल्फ। हम हमारी क्षमता को किस प्रकार पहचान पाएंगे, किस प्रकार हमारी क्षमता का हम पता लगाएंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं। हम हमारे कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए रास्ते ढूंढते रहते हैं। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि काम खत्म होने के बाद आप रोज अपने द्वारा किए गए काम का पुनः परीक्षण करें। देखिए दोस्तों, रोज अपन जो कार्य करेंगे उसका परीक्षण करें और स्वयं से बात करें कि हमने जो कार्य किया है वो आज कितना हद तक अच्छा हुआ है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं होगी, तो उसका पुनः परीक्षण करना चाहिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा अपनी क्षमता की पहचान करने के लिए। तभी आपका विकास हो पाएगा तथा अपने कार्य का प्रतिदिन मूल्यांकन करें, प्रतिदिन उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित ही हमारा कार्य अच्छा होगा। हमारे कार्य की क्षमता तथा स्वयं की क्षमता बढ़ने लगेगी। स्वयं की क्षमता बढ़ाने के लिए नीचे कुछ बिंदु बताए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, अपन जो रोज कार्य करते हैं उसका प्रतिदिन पुनः परीक्षण करें, उसका मूल्यांकन करें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें तो हमारा कार्य निश्चित ही एक दिन अच्छा होगा, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी और हम हमारी स्वयं की क्षमता को पहचान पाएंगे। इसके लिए कुछ बिंदु बताए गए हैं, जैसे रोजाना इन बिंदुओं के द्वारा अपने कार्य का परीक्षण करना चाहिए जिससे हमारी क्षमता में बढ़ेगी, हमारी क्षमता में बढ़ोतरी महसूस होगी। फर्स्ट, क्या मैंने आज अपना लक्ष्य प्राप्त किया? देखिए दोस्तों, आपके पास एक लंबा दिन जरूर हो सकता है लेकिन एक लंबा जीवन नहीं। आपको निश्चित घंटों में ही अपने काम को बांटना होता है। और देखिए दोस्तों, अपन जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे अपना लक्ष्य होता है कि अपन और प्रतिदिन कार्य करने के बाद इस प्रश्न पर मनन करना चाहिए कि क्या मैंने आज अपना लक्ष्य प्राप्त किया या लक्ष्य से कितना दूर हूं मैं और कितना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ हूं। सेकंड, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। हो सकता है कि आप अपने सहकर्मी को किसी जानकारी देना भूल गए हैं जिसे उन्हें मानना जरूरी था। यह कहना गलत होगा कि इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलतियों के प्रति सहज होना चाहिए, आसानी से उसे अपनाएं और उनमें सुधार करें। अपनी गलतियों को अपनाकर उनमें सुधार करना प्रतिदिन अपने कार्य को करने के बाद मनन करना चाहिए। इसका परीक्षण करना चाहिए कि आज मैंने कहाँ गलती की है और उस गलती में लगातार सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड, मैं अपनी गलतियों से क्या सीखता हूँ या मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा। देखिए दोस्तों, अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो कोई भी गलत को बेकार नहीं होती। अपनी जब आप प्रथम बार कार्य करते हो तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती की आगे पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए उसका परीक्षण करना चाहिए और अपनी जो गलतियां हैं उनसे मैंने क्या सीखा और मेरी सोच में क्या परिवर्तन हुआ
भूतकाल का विचार करें और सोचें कि गलतियों से क्या-क्या सीखा है, क्योंकि आपकी यही सोच आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। जब आप अपनी पिछली गलतियों देखोगे और उन गलतियों से सीखने की प्रेरणा मिलेगी और यही प्रेरणा आपको आगे बढ़ाएगी। थर्ड, फोर्थ, मुझे क्या प्रेरित करती है? कई बार आप जो चाहते हो उसे आसानी से हासिल कर ही लेते हो। कभी-कभी एक खराब दिन गुजर जाने के बाद भी आप सफल हो जाते हो। आप अपने पिछले दिन को याद करिए। अपने आप से पूछिए ऐसी कौन सी चीज है जो आप लगातार आने में मदद करती है। अपने आप को उस दिन में ले जाइए जिस दिन आपको असफलता प्राप्त थी, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अहंकार से दूर रहोगे और जमीन पर रहोगे। और आपको जो अच्छा दिन है वो ही प्रतिदिन स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस आने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, किस बात के लिए मुझे शुक्रिया अदा करना? देखिए दोस्तों, आप अच्छा काम करते हो तो आपका शुक्रिया अदा किया जाता है। अपने सहकर्मियों का हमेशा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि कई बार वे सिर्फ आपके सहकर्मी ही नहीं बल्कि सहयोगी भी बन जाते हैं। कई बार आपके सहकर्मी आपकी मदद करके आपका दिल को छू जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी भी थैंक यू कहना ना भूलें। आपके द्वारा कहा गया थैंक यू आप में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, यदि आपको दूसरों से अलग बनाएगा। अपने सहकर्मी होते हैं, वो भी एक ओनर को अच्छी से अच्छी चीज बताते हैं, तो उन्हें थैंक यू करना ना भूलें, क्योंकि वो थैंक यू उनके लिए प्रेरणा है, उनको प्रेरित करेगा। तो इसलिए और उस थैंक यू बोलने से आपको अपनी कमी का पता चलेगा और आप भी उसे शुक्रिया अदा करना ना भूलें। 6, मैंने आज कौन कौन से कार्य किए? देखिए दोस्तों, जब दिन का कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद में स्वयं से बात करें, स्वयं मनन करें कि आज मैंने कौन कौन से कार्य किए हैं, किस कार्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई, मैं अपने लक्ष्य से कितना दूर हूँ, कितना पास हूँ, किस कार्य को मैंने सबसे अच्छा किया और किस कार्य को मैंने समय कितना दिया। इस परीक्षण को प्रतिदिन करें, जिससे अपने कार्य में सुधार होगी। आत्म विकास, देखिए दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट। आत्म विकास, जो आत्म शब्द ही आत्मा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। एक व्यक्ति की आत्मा एक इंसान का आंतरिक आध्यात्मिक हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद भी उसकी आत्मा की जीने की इच्छा, आत्मा नश्वर नहीं, सही कहते हैं। आत्मा अजर अमर है, सभी प्राणी आत्मा से जुड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, आत्म शब्द इतना बड़ा शब्द है जो एक इंसान के व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। आंतरिक आध्यात्मिक हिस्सा है। इसके बारे में लोगों की काफी धारणाएं हैं कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर नश्वर है। सभी प्राणी आत्माओं से जुड़े हुए होते हैं। सभी कार्यों को करने से पहले आत्म नियंत्रण करते हैं, आत्म चेतना करते हैं, अपने बारे में विकास की बात करते हैं, तो वो आत्माओं का विकास होता है। विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं आत्म विकास। देखिए दोस्तों, कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने
आत्माओं के विकास बताया है कि किस किस काल में आत्म विकास होता है। देखिए दोस्तों, वैसे विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो तब से विकास चालू होता है और उसके मृत्यु पर्यंत तक विकास लगातार चलता रहता है। बाल विकास की प्रक्रिया बाल्यावस्था अवस्था से जीवन भर चलती है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने बालक की अवस्था को विभाजित करने का प्रयत्न किया है, जो इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, रॉस नामक एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बाल्यावस्था को निम्न प्रकार में बांटा है और प्रत्येक अवस्था में उन्होंने विकास बताया है कि कौन सी अवस्था में विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले शैशव काल 1 से 3 वर्ष तक। देखिए दोस्तों, शैशव काल होता है 1 से 3 वर्ष तक। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। यह 1 से 3 वर्ष तक मानी गई है। इसमें भूख लगना, अधिक गर्मी से अकुलाहट होना, अधिक ठंड से कांपना और दर्द की अनुभूति करना जैसी क्रियाएं होती हैं। ये बच्चे को शैशव अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। सेकंड, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय माना है इन्होंने 3 से 6 वर्ष। देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था में भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्शों का निर्माण होना। तो ऐसी क्रिया जो शैशव काल के बाद और बाल्यावस्था से पहले का जो समय होता है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। थर्ड, उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 से और 12 वर्ष तक इसका समय माना गया है। उत्तर बाल्यावस्था में भी बच्चे में परिवर्तन आता है, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसे संवेगों का निर्मल होना, भय, हताशा, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्वास्थ्य, थकान, बुद्धि, मानसिक योग्यता, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, विद्यालय एवं शिक्षक के बारे में वो सोच सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट आती है किशोरावस्था। देखिए दोस्तों, किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था का समय इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक माना है। यह सभी प्रकार से महत्वपूर्ण अवस्था है। स्टेनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। यानी कि अपने व्यवसाय का चुनाव करने में, अपनी शिक्षा प्राप्त करने में, आगे बढ़ने में ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। थैंक्स दोस्तों।